हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेबर रिक्वायरमेंट बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पेपर हुआ था उसका आंसर क्या आया है, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो पेपर डिस्कस करेंगे वो 6 मार्च को जो पेपर हुआ था, 6 मार्च 2026 को, उसका सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, इसका फर्स्ट शिफ्ट मैंने ऑलरेडी करा रखा है इस चैनल पे, तो अगर नहीं देखे हैं आप तो आप जाकर देख सकते हैं। आप उसको इस चैनल पे मिल जाएगा, है ना। इसकी पिछली वीडियो थी जो। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दूं कि इस पर मैंने ग्रुप डी की और सेक्शन ऑफिसर की, टेक्नीशियन जो इससे पहले हुई थी उसकी, एनटीपीसी की, इस सारे पेपर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इस चैनल पे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल पे जाकर विजिट करेंगे और उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए, आपका बहुत बढ़िया रिवाइजन हो जाएगा, मतलब किसी भी पेपर को अगर देने जा रहे हैं उससे पहले के लिए। तो ये थोड़ा जानकारी थी आपका, और आप चाहते हैं कि ये जो अपडेट है आपको मिलता रहे, तो आप इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उससे वहाँ से जुड़ सकते हैं और मतलब अपडेट ले सकते हैं जब मैं कोई वीडियो डालता हूँ या ऐसा कुछ पोस्ट करता हूँ तो। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 6% हानि पर एक वस्तु पुस्तक बेची। यदि विक्रय मूल्य को 960 से वृद्धि कर दिया जाए तो उसको 19% का लाभ होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते देखते हैं। बोला, मैंने मान लिया कि 100 रुपये उसका सीपी रहा होगा, है ना, उस वस्तु का या पुस्तक का। 6% की हानि पे बेची, मतलब उसको 94 पहले बेचा। ठीक, ये है ना क्वेश्चन दिख रहा है कि मैंने माना कि सीपी जो था उसका 100 था। 100 मान के करता हूँ कि ताकि आपको इजी हो और आप समझ पाए कि मैं कैसे कर पाता हूँ। ठीक है, बोला है कि अगर 960 की वृद्धि कर दी जाती है तो 19 की प्रॉफिट हो जाती है। मतलब अगर 960 का वृद्धि करूँ तो ये 19 की प्रॉफिट हो जाएगी, मतलब 100 की वस्तु 119 में बेची जाएगी। कितना की वृद्धि होने पे? वृद्धि कितना हो रहा है? वृद्धि हो रहा है 960 का। तो ये 94 और 119 का जो गैप है वो 960 के बराबर है। ठीक है, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि ये 94 मैंने ले लिया कि जब 6% की लॉस हो रहा था, और ये 119 तब हुआ जब 19% का प्रॉफिट हो रहा था। और कब हुआ ये? जब उसके सीपी को 960 से बढ़ाया गया है। तो 119 माइनस 94 कितना हो जाएगा? 19 और 6 25। तो 25% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 960। 25% के या कुछ भी 25 यूनिट भी मान सकते हैं, मैंने 100 माना इसलिए मैं इसको 25% लिख सकता हूँ। तो 960 हो गया। ठीक, तो मुझसे पूछा कि पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना माना? 100%। तो 25% की वैल्यू 960 है। 100% की वैल्यू इधर से भी गुना 4 कर देंगे, इधर भी गुना 4 कर देंगे। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 6 24 और 9 36 36 2 38। तो 3840 ऑप्शन है सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी पुस्तक की लागत में क्वेश्चन ये है कि यदि किसी पुस्तक की लागत 300 है और उसमें कीमत में 5% की वृद्धि की जाती है तो वृद्धि के बाद पुस्तक की नई मूल कीमत से कितनी अधिक होगी। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु का कीमत जो है वो 300 है और उसमें 5% की वृद्धि की गई तो उसका जो नया कीमत होगा वो पुराने कीमत से कितना अधिक होगा। तो 300 था, उस पर 5% निकाल देंगे, उसका 5% जो होगा वही वृद्धि हुआ है। तो 300 का 5% निकालेंगे तो 5/100 हो जाएगा, है ना। ये परसेंट घटा देंगे तो 00 से 00 खत्म और ये 15 हो जाएगा। तो टोटल 15 रुपये की इसको मूल कीमत जो और जो नया कीमत है उसका अंतर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनीशा ने अपनी सहेली से 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के हिसाब से 28,260 रुपये उधार लिए। 9 माह बाद मूलधन लौटा दिया। उसने ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया? ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये 12 मंथ, आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक ईयर का जो ब्याज है वो 9% है ना। तो या इसको 12 मंथ लिख सकते हैं। 12 मंथ का भी ब्याज 9% होगा। तो एक मंथ का कितना हो जाएगा? 9/12। इसी प्रकार ये 9 मंथ बाद रिटर्न दिया है तो हम 9 मंथ का ब्याज निकाल लेंगे। 9 मंथ का ब्याज कितना हो जाएगा? 9/12 गुने 9 बराबर, इसको काट देंगे 3/4। तो 27/4 जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 27/4%। 9 माह का ब्याज हो गया। ठीक है, हमसे ब्याज ही पूछा है, उसने ब्याज के रूप में कितना लौटाया। तो उसका सीपी कितना था? उसका सीपी नहीं, मतलब प्रिंसिपल कितना है? 28,260।
तो मुझे निकालना है कि 28,260 का 27/4% कितना होगा। तो यहाँ निकालूंगा मैं 28,260 का 27%, 27/4%, 27/4 गुने 100/100, क्यों परसेंट निकालना है। 00, 00 से नहीं कटेगा भाई, दूसरा कलर से करता हूँ। 10 से 10 ख़त्म। अगर मैं इसको काटना चाहूँ 2 से, 2 दूनी 4 और 2 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 14 और 13, ठीक है। अगर एक बराबर 2 से काट दो इसको काट देता हूँ, हो जाएगा 14 दूना 28, 13.5, ठीक है। तो अब गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 114 गुने 13.5/10। और क्या लगा सकते दिमाग इसमें कि गुना नहीं करना पड़े। 4 3 7 2 9 और 5 9 ये है। मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ, जैसे कि ये ना 4 और 3, ये 4 1 5 5 और 4 9, मतलब ये 9 का मल्टीपल होगा जो इसका, मतलब जो भी आंसर होगा। मैंने कैसे किया, मैं पहले देख लेता हूँ कि इसका इसमें 9 का मल्टीपल आंसर मैं ढूंढता हूँ, ठीक है। तो जगह 2 और 5 2 7 7 3 10 10 3 13 और 13 9 22 21, मतलब पहला नहीं होगा क्योंकि पहला 9 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा 5 5 10 10 17 17 और 9 कितना हो जाएगा, 17 9 26 26 और 1 27, मतलब बी हो सकता है। तीसरा देखेंगे, तीसरा होता है 2 और 8 10 10 8 14 14 9 23 23 1 24, मतलब तीसरा भी नहीं हो सकता। और 7 5 12 12 7 19 19 और 1 20 20 9 29, मतलब चौथा भी नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने कैसा किया, तो ये बी ही आंसर हो जाएगा इसका। तो मैंने कैसा किया, मैंने देखा कि इसमें जो है इसका डिजिट सम जो है वो 9 आ रहा है ना। तो अगर इसका जो भी आंसर होगा उसमें 9 का कोई ना कोई मल्टीपल, मतलब 9 का मल्टीपल होगा जो, इसमें सिर्फ बी ही 9 का मल्टीपल आ रहा था, इसलिए मैंने लगा दिया। नहीं अगर 2 ऑप्शन होते तो मुझे गुना करना पड़ता, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन था जो 9 का मल्टीपल था, तो मैंने क्या किया, उसको लगा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको इरेज कर दो, है ना। अगला क्वेश्चन है कि 3 श्रमिक ABC किसी काम को 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और बी काम करना शुरू करते हैं, 2 घंटे बाद सी उनके साथ जुड़ जाता है और वे शेष काम को टी और घंटों में पूरा कर लेते हैं। तो टी का मान निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। देखिए 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। ये 10 घंटा में करता है, ये 15 घंटा में और ये 20 घंटा में पूरा करता है। टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम ले लेंगे। 10 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो इसका एफिशिएंसी होगा 6 यूनिट और बी का एफिशिएंसी होगा 4 यूनिट और सी का हो जाएगा 3 यूनिट। क्योंकि एफिशिएंसी जब निकालते हैं अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि आप अगर पीछे वाला वीडियो देखेंगे उसमें मैं बताया कि कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं, कैसे मतलब टोटल वर्क निकालते हैं, वो सारी बातें, है ना। तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके पीछे का वीडियो देख के आओगे, ठीक है। टोटल वर्क स्टार्ट हो गया। तो ये मुझसे कह रहा है कि ए और बी काम करना शुरू करते हैं, 2 घंटे बाद सी जुड़ जाता है, मतलब 2 घंटे तक ए और बी ही साथ काम किया है। तो मैं यहाँ से अगर चेंज करके लिखूँ कि 6 यूनिट और जिसका 4 यूनिट काम है, मतलब जो इफिशिएंसी है, उन दोनों ने 2 घंटे तक काम किया। उसके बाद क्या किया, सी भी जुड़ गया है ना, ये सी भी जुड़ गया उसमें। तो 6 + 4 + 3 भी टी घंटे तक काम किया है, तब जाके टोटल 60 काम हुआ है, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 6 4 10 और 10 दूना 20, है ना। तो ऐसे लिख सकता हूँ 6 4 10 3 13 टी बराबर 60 - 20, या टी बराबर कितना हो जाएगा, 60 - 20 40 और 40/13, तो 13 तिया 39। तो मुझे क्या निकटस्थ निकालना था, तो निकटस्थ क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 1/3 में 37 जोड़ने पर 51 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या का अंकों का योग ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन पिछले मतलब शिफ्ट में भी था, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि संख्या 1/3 हो गया 1/3, उसमें 37 अगर जोड़ देता हूँ मैं तो 51 प्राप्त होता है। तो यहाँ से 1/3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। तो x की वैल्यू 14 42। इसका अंकों का योग पूछा है मुझसे, तो 4 + 2 = 6, तो 6 इसका अंकों का योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 10 कोसेक स्क्वायर थीटा।
आपको मैं इसलिए बोलता हूँ कि पीछे के वीडियो देख के आया कीजिए कि ये आइडेंटिटी मैं पीछे के वीडियो में बताया था, कल के वीडियो में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है ना, 1 होता है। इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7 लिख सकता हूँ ना भाई। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 7, और ये 7 जो है वो 1 में 7 से गुना होगा 7, और ये 7 इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड, तो -7, तो 7 से 7 0, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 0/3 मतलब 0। तो कोस 0 का मान, कोस स्क्वायर का मान 0 कब होता है, 0 होता है जब थीटा 90 डिग्री के बराबर हो, है ना, 90 डिग्री के बराबर हो तब कोस 90 0 होता है। तो थीटा इसका मान कितना होगा 90 डिग्री। तो मुझे निकालना क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो साइन 90 प्लस कोस 90, है ना। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, और कोस 90 का मान 0 होता है, 1 + 0 बराबर 1, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 84% मार्क्स प्राप्त किए और वह 62 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, ठीक है। लेकिन जब उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 45% प्राप्त किए और 35.5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझे क्या करना है, वो पासिंग मार्क्स पे ध्यान देना है कि कितना पे लोग पास हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 84% लेकर आया और 62 नंबर अधिक ले आया, तो मैं क्या करूँगा 84% में से उसका 62 नंबर घटा दूंगा पासिंग मार्क्स के लिए, क्योंकि 84% आया है तो पासिंग मार्क्स से 62 अधिक है ना। तो उसमें से अगर 62 घटा देता हूँ तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। अगर 45 लाता है फिर भी वो 35.5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 45% मार्क्स लाया है लेकिन उसको 35.5 मार्क्स और चाहिए, किस लिए, क्वालिफाई करने के लिए। तो मैंने क्या किया, पासिंग मार्क्स को इक्वेट कर दिया, है ना। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ये हो जाएगा 39%। अगर 84 में से 45 घटाए तो 39% बराबर और हो जाएगा कितना 0.5 और 5 2 7 और 6 3 9, 97.5 हो जाएगा। किसका वैल्यू सही जोड़ा ना मैंने, सॉरी 5 2 7 6 3 9 और जगह कितना 14 में से 5 गया तो 9 और 7 में से, ठीक है। तो 39% की वैल्यू मुझे दे रखी है, मुझे यहाँ पर 39% की वैल्यू दे रखी है कितनी 97.5। तो यहाँ से अगर निकालूँ कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 97.5 बटा 39, 100% निकालूँ तो मुझसे क्या परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करना, 100% की वैल्यू निकालूंगा कितना हो जाएगा 97.5 गुणे 100 बटा 39। अगर मैं इसको हटा दूँ तो 1 0 खत्म, मतलब इसका हुआ कि 9750 बटा 39, 3 से काटूंगा 13 से, 13 39 और 13 7 91 और 6 5 13 5 65, इसको काटूंगा 25 250, ये मतलब 100% का जो वैल्यू निकला वो 250, है ना। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है एक्स जो है वो 12 महीनों के लिए 12,000 निवेश करता है। व्यक्ति वाई 18,000 निवेश करता है, लेकिन वह 6 महीने बाद अपना निवेश निकाल लेता है। यदि उनके निवेश का अर्जित कुल लाभ 25,000 है तो एक्स का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, कि जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम के, है ना। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इससे पहले के वीडियो में, कि प्रॉफिट का जो मतलब जो रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो के बराबर होता है। तो एक्स और वाई का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, इसका है 12,000 और मैं रेशियो निकालूँ तो, और इसका है 18,000, ठीक है। और ये 12,000 वाला व्यक्ति जो वो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो मैं गुणे 12 कर देता हूँ। और ये जो दूसरा व्यक्ति है वो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आए के 6 महीने के बाद वो पैसा निकाल लेता है, ठीक है। तो इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 12 144 और 00 से अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं इसको ये से इसको ख़त्म कर दिया, और भी शॉर्ट कर सकता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ।
जैसे, और सॉरी हाँ, तो इसको काट सकता हूँ 6 दूना 12 और 36 18, 3 चौका 12 है ना, 2 से 2 तिहाई 6 हो गया। तो हो जाएगा 4:3। क्या हुआ, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया है ना, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट का जो मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का रेशियो हो गया ना, कि मैंने निकाला क्या, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये जो था इन्वेस्टमेंट था और ये जो था वो टाइम था। तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 4:3। तो टोटल 7 का वैल्यू दे रखा है। सही निकालना भाई, 2 मिनट, मुझे लगा गुना गलती नहीं कर दिया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। क्योंकि 2 मिनट, 6 दूना 12, 36 18, ठीक, और 3 चौका 12, 2 से 2 तिहाई 6, सही है। एक्स ने 12 महीने के लिए निवेश किया और व्यक्ति वाई ने 18 महीने के लिए निवेश किया। वह 6 महीने बाद अपना निवेश निकाल लेते हैं। उनके अर्जित कुल लाभ 25,000 है, 25,200 सॉरी, मैं 25,000 पर ले। तो हो जाएगा प्रॉफिट का जो रेशियो निकलेगा यहाँ से वो निकलेगा 4:3, ठीक है। टोटल प्रॉफिट का रेशियो 4:3 है। मतलब टोटल अगर बात करूँ टोटल प्रॉफिट तो 4 + 3 7 हो जाएगा। और 7 यूनिट का वैल्यू जब मुझे दे रखा है कितना, 25,200, तो 1 यूनिट का कितना वैल्यू हो जाएगा, 7 × 3 = 21 और 4 × 2 = 7 × 6 = 42, 3600 नहीं हो जाएगा ना भाई। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि एक्स का, यहाँ पर पूछ रहा है ना एक्स का हिस्सा कितना होगा। तो एक्स का हिस्सा कितना आ रहा है, 4। तो 1 यूनिट के वैल्यू निकला 3600, तो 4 की कितना हो जाएगा, 4 × 3600 है ना। तो 36 चौका 144, 14400 जो रुपया होगा वो हो जाएगा एक्स का हिस्सा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। अगर आपको देखना है तो आप बैक करके देख लें, ठीक है। चलिए अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं। चलिए ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वह धनराशि जिस पर 2% 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से 720 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वो राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मुझे निकालना है क्या, पी निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, SI बराबर P × R × T/100। और SI कितना दे रखा है मुझे, 720। P निकालना है P, और R कितना है, R है 5%, और T कितना है, T है 2 वर्ष बटे 100। तो 5 × 10, 10 से 1 10 खत्म। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से P निकलेगा 7200। ये तो ईजी था। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगर आप मतलब नए हो तो आपको ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे, अगर फील्ड में नए हो तो, है ना। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संख्या के ठीक 4 अलग अलग धनात्मक भाजक होंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है आपको, जिससे सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो उसमें क्या करेंगे, आप एज्यूम कर लेंगे, जैसा बोल रहा है वैसा एज्यूम कर लेंगे। इसमें बोल रहा है कि भाजक संख्या P और Q के लिए PQ के 4 अलग अलग, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4 अलग अलग भाजक नहीं होंगे। तो मैं P और Q मैं मान लेता हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि P = 3 मान लिया और Q = 5 मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि दोनों जो है वो अभाज्य है, मतलब प्राइम है ना, प्राइम नंबर है। अब मुझे दे रखा है कि अभाज्य है ना, अभाज्य दे रखा है। तो अभाज्य P और Q के लिए PQ का जो 4 से अधिक भाजक नहीं होगा, मतलब 4 से अधिक फैक्टर नहीं होगा। तो PQ में अगर निकालूँ, पहले मैं PQ निकालता हूँ, मैं कितना हो जाएगा 15। तो 15 का कौन कौन फैक्टर हो जाएगा, 1 3 5 और 15। तो 4 हो रहे हैं, तो मतलब पहला आंसर गलत हो जाएगा, है ना। दूसरा देखिए, दूसरा अगर मैं P को 3 माना है ना, 3 तो माना था, तो 3 का कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसका क्या क्या फैक्टर हो जाएगा, 1 3 9 27। इसमें भी 4 हो रहा था, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा मैं मानता हूँ P है ना, तो P 3 माना था, तो 3 के स्क्वायर 9। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 1 3 और 9, मतलब ये हो सकता है, ये है सही। चौथा क्या है, चौथा मैंने माना 5, तो 5 के क्यों कितना हो जाएगा 125। 125 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 5 25 और 125। इसका मतलब इसका 4 फैक्टर है, लेकिन फैक्टर 4 से कम होने चाहिए, है ना, नहीं होंगे, जो 4 फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये 3 फैक्टर वाला एक ही आंसर है, तो आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये करा कि विवाह के समय पति पत्नी की औसत आयु 28 वर्ष थी। उनकी बेटी का जन्म उनके विवाह के 2 वर्ष बाद हुआ। यदि परिवार में 3 सदस्यों की वर्तमान औसत
आयु 24 वर्ष है तो दंपति का विवाह अब से कितने वर्ष पहले हुआ था। देखिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे मैं एक ऐसे बनाता हूँ लाइन पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ मैं मानता हूँ यहाँ पर शादी हुई था, यहाँ पर 2 लोग थे और दोनों का एवरेज जो है 28 वर्ष दे रखा था। तो मैं आयु का योग निकालूँ तो 28 गुणे 2 है ना, और 56 वर्ष यहाँ पे था। आयु का योग मतलब पूरा फैमिली का योग, ठीक है। मैं मानता हूँ कि अभी उसकी बेटी x वर्ष की हो गई, x वर्ष की है ना, x वर्ष की हो गई, ठीक। मैं मानता हूँ कि उसकी बेटी की आयु x वर्ष हो गई। बोला उनकी बेटी का जन्म विवाह के 2 वर्ष बाद हुआ है, मतलब कि ये जो है ये एरिया है वो 2 वर्ष का है, ठीक है। आया समझ में कि 28 जब यहाँ पर शादी हुआ था इस पॉइंट पे, उसके 2 वर्ष बाद जाके उनके बेटी हुआ। अब बेटी के साथ इनका उम्र x वर्ष बढ़ा और यहाँ पे आके टोटल 3 व्यक्तियों का एवरेज जो निकल गया 24। मतलब यहाँ पर टोटल योग पूछूँ मैं आपसे तो 24 गुणे 3 हो जाएगा तो 72। यहाँ पर टोटल तीनों व्यक्तियों का जो आयु का योग है वो 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे 56 था, ठीक है। 56 में कितना ऐड हुआ था, 72 हुआ। देखिए 56 में कितना ऐड हुआ, तो ये तो ऐड हुआ कितना कि x वर्ष ये आयु और 2 वर्ष ये आयु, किसका, दोनों पति और पत्नी का। अगर मैं 56 मानूँ यहाँ से 56 प्लस कितना ऐड हुआ, 2 व्यक्तियों का x + 2 ऐड हुआ आयु, और एक व्यक्ति जो इसकी बेटी है उसका सिर्फ x ही वर्ष से ऐड हुआ क्योंकि वो x ही वर्ष की है। तो प्लस x बराबर 72 है ना। यहाँ से निकाल लेंगे 3x + 4 बराबर 16। यहाँ से निकालेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 12 और 4 है ना। तब पूछ रहा है कि अब से कितने वर्ष पहले उनका विवाह हुआ था। तो अभी यहाँ पे अगर मैं जैसे अलग कर करता हूँ, यहाँ पे उसकी अभी पूछ रहा है तो इससे कितने वर्ष पहले इसका शादी हुआ था। तो x का वैल्यू मुझे 4 निकल गया, 2 वर्ष ये हो गया, तो टोटल 6 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी। समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज का गुणधर्म नहीं है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है ना। एक बी सी मिलके ए बी और सी मिलके 180 डिग्री पूरा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/3 आधार गुना ऊंचाई होता है। ये गलत है। यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, 1/3 नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है त्रिभुज का परिमाप उनके तीनों भुजाओं का योग होता है, ये सही है। और त्रिभुज के बाह्य कोण उनके आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है, ये भी सही है। जैसे ये अगर ऐसे मैं बना दूँ कि ए बी सी त्रिभुज है तो ये कोण जो होगा, मतलब अगर कोण को मैं के मान लूँ तो ये एम और एन के बराबर होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि के बराबर एम + एन है ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये था, ठीक है। तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, सिर्फ 3 गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे 5/6 और 1/3 मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको भी 6 बना लेंगे, 6 तो इसको 2 करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया। तो 5 2 7/6, 7/6 हो गया, भागा है ना, भागा यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे, भाग हम गुना में कर लेते हैं। देखिए मैं लिखा गुना, क्या करूँगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो 3/10। इसको 10 बनाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ भी 2 से गुना, ऊपर भी 2 से गुना हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 3 7 और 7/10। और गुना करूँगा तो ऊपर 10 और नीचे 7, ठीक है। और गुने 1/2 और प्लस 5/6, ठीक है। जिनको लग रहा है कि मैं अगर सवाल में चेंज कर दिया अगर तो थोड़ा सा बैक कर लेंगे, आपको सवाल पहले दिख जाएगा, ठीक है। तो अब इस 7 से 7 खत्म और ये 2 से ये 5 मतलब है, तो 5/6 और प्लस 5/6 कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि x² प्लस 1/x² बराबर 16। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालना है। तो मैंने x² प्लस 1/x² बराबर 16 दे रखा है। तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ से क्या हो जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ और प्लस 2 इंटू 1/x² और इंटू x² बराबर 16 का स्क्वायर 256। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 1/x⁴, ये से ये खत्म, ये 2 उस तरफ जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 254, ठीक है। ये 254 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्या है 4:5 के अनुपात में है तो उनका HCF 16 है। तो उन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। देखिए
जब HCF की बात करते हैं तो HCF सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है जो दो संख्याओं के बीच होता है। तो अगर एक दोनों संख्याओं का अनुपात 4:5 दिया हुआ है तो हम रियल संख्या की बात करेंगे। रियल संख्या क्या थी? तो थी 4x16 थी और दूसरी संख्या 5x16 थी। ठीक है, आपको पता होगा कि दो संख्या अगर A B दे रखा है तो A इंटू बी जो होता है वो LCM इंटू HCF होता है ना। तो A क्या है? A 4x16 और B कितना है? 5x16। HCF कितना है? 16 और LCM कितना है? LCM निकालना है तो LCM निकाल लेंगे यहाँ से। 16 से 16 खत्म और 16 जगह 64, 64 पंजे 320, हाँ तो यहाँ से LCM निकल जाएगा 320। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इसको मैं सोल्व करना तो पहले कि x को ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऊपर नीचे उसको क्या करते हैं प्रमेयकरण कर लेते हैं या रेशनलाइजेशन करेंगे तो हो जाएगा √5 + 2 के स्क्वायर बटे √5 - 2 4, तो हो जाएगा √5 - 4 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको और सोल्व करूँ तो हो जाएगा 5 4 9 + 4√5 है ना बटे 1। अगर मैं y को और रेशनलाइज करूँ यहाँ पे तो y को ऐसे ही करूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 4 9 प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं है, 5 4 9 और 4√5 हो जाएगा। इसको रेशनलाइज करूँगा तो नीचे इसका भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम मुझसे पूछा गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो पहले वाला का स्क्वायर करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा कितना हो जाएगा? 9 में 81 और प्लस 4 चौका 16 और 16 पंचे 80 और प्लस 2 × 9 × 4√5। ठीक है, अब प्लस y स्क्वायर करूँगा, y स्क्वायर इसका स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 9 में 81 प्लस 80 माइनस 2 × 9 × 4√5। आप देख पा रहे होंगे कि 9 × 4√5 प्लस में है और माइनस में, दोनों कट गया तो कितना हो जाएगा? 81 80 81 80, सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 322। ठीक, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अनुषा 55,000 रुपये की पूंजी एक व्यवसाय में निवेश कर शुरू करती है और 7 महीने बाद मीनल उसी साझेदार के रूप में व्यवसाय के साथ जुड़ जाती है। 1 वर्ष के बाद लाभ जो होता है 8:3 के अनुपात में विभाजित होता है, तो पूंजी में मीनल का योगदान ज्ञात कीजिए। आपको पहले बताया कि जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो होता है डिपेंड करता है किस पे? इन्वेस्टमेंट और टाइम पे। देखिए, तो इसमें मैं अब देखूँ कि अगर प्रॉफिट रेशियो 8 और रेशियो 3 में है ना प्रॉफिट का रेशियो, तो मुझे क्या निकालना है? मुझे ये अनुषा है, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा ठीक से करता हूँ। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये है मीनल, ये किसी मीनल की और ये सॉरी अनुषा की, पहले अनुषा वाली ना, ये अनुषा की है, ये मीनल की है। तो अनुषा ये 55,000 रुपये 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। 7 महीने बाद नहीं 55,000 रुपये 7 महीने बाद मीनल उसके साथ जुड़ जाती है 1 वर्ष बाद, मतलब 55,000 रुपये अनुषा ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। जबकि अब मैं बात करूं कि मीनल ने कितने इन्वेस्ट किया, मैं मान लेता हूँ मीनल ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और ये 7 महीने बाद ज्वाइन किए, मतलब ये लास्ट के 5 महीने रही है ना। तो आप इसको और ऐसे लिख सकते हैं कि 55,000 × 12 बटे x × 5 बराबर 8/3, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या किया? रेशियो को इक्वेट कर दिया। इससे पहले भी मैं बताया था। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 55,000 से काटूंगा तो 11,000, ठीक, और 3 से काटूंगा तो 3 से कटेगा नहीं, 4 4 दूना 8 और 4 3 12 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 11,000 × 3 × 2। तो अगर इसको सॉल्व करूँ तो 99,000 बटा 2 हो जाएगा कितना? 49,500। ठीक है, तो मीनल ने 49,500 का निवेश किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक डीलर ने 2 वस्तुएं x और y 1300 की प्रति वस्तु की दर से खरीदता है और दोनों ने समान मूल्य अंकित किया। ठीक, समान मूल्य अंकित किया करता है। x को 84% और 25% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है और फिर 734 का लाभ कमाता है। वहीं y को 87% की एकल छूट पर बेचता है, तो y का लाभ % ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे x है, y, 2 व्यक्ति है, 1300 रुपया में दोनों ने खरीदा सामान और उसने क्या किया? एक फिक्स्ड MP कहीं पे
उन्होंने फिक्स कर दिया MP, ठीक है। और एक को क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म में क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं कि 84% और 25% की दो क्रमिक छूट दे रहे हैं। तो मैं अगर निकालना चाहूँ कि 84% और 25% का अगर एकल छूट, तो क्या हो जाएगा, 84 + 25 - 25 गुने 84 बटा 100, 25 चौका 100, 21 चौक 84, तो टोटल 88% आ जाएगा, है ना। 88% हो जाएगा एकल छूट। तो अगर आपको पता है कि आपको थोड़ा सा मैं कहाँ ले चलूँ, नीचे, यहाँ कर नीचे कराता हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा वार्म अप की ज़रूरत है इसमें। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, फिर हटा दूंगा। MP में अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो वो हो जाता है SP, ठीक है, SP। और MP में डिस्काउंट दिया गया, अगर CP पर प्रॉफिट या लॉस होता है तो हो जाता है SP। समझ में आया आपको कि MP पे या डिस्काउंट दिया जाए या CP पे लॉस हो या प्रॉफिट हो तो SP होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम SP को इक्वेट करेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पर 88% प्राप्त हुआ, किसका, MP का। तो मैं मानता हूँ कि MP का जो 12% है वही SP है, MP का 12%। तो MP के 12% का जो वैल्यू है क्या है, 1300 रुपया तो इसका CP था और 734 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो SP कितना हो जाएगा, SP जो होता है वो होता है CP प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस, है ना। तो CP 1300 है और प्रॉफिट 734 है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो SP कितना हो जाएगा, 2034, ठीक है, 2034। तो और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि Y 87% की छूट देता है। तो Y जो है वो 87% की छूट देता है। तो इस कंडीशन में अगर हम इसका निकालना चाहें कि SP क्या है इसका, इस पर SP क्या होगा, सेकेंड ई तो X के लिए था, ठीक है, ये X के लिए था। और Y का हम SP निकालना चाहें, SP तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा MP का 13%, क्योंकि ये 87% छूट दे रहा है, ये 88% छूट दे रहा था। तो MP का 12% हुआ X के केस में और MP का 13% जो है वो हुआ Y के केस में, ठीक है। तो MP के 12% के वैल्यू 2034 है। तो MP का 13% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2034 बटे 12 गुणे 13, क्या हो गया, ये हो गया SP, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इसको मैं SP लिख सकता हूँ, SP। अब मैं क्या करूँगा, SP और MP को, सॉरी SP और CP को इक्वेट कर देता हूँ। जैसे CP यहाँ पर दे रखी है कितना, 1300, और MP कितना दे रखा है, सॉरी MP नहीं, SP कितना दे रखा है, 2034 बटा 12 गुने 13, ठीक। अब मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ, या आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं इस 13 को उधर ले जाऊँगा तो 13 से 13 खत्म, है ना, खत्म हो गया ना। मैं इक्वेट करना चाहूँ तो 13 से 13 खत्म। अगर तो यहाँ पर CP अगर 100 बच रहा है, मैं 100 इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे परसेंटेज एग्जैक्ट निकल जाए, ठीक। तो 12 से काटूंगा इसको, 12 इकाई 12, 8 जीरो हो जाएगा। तो 12 छक 72, नहीं 12 छक 72, तो हो जाएगा कितना फिर, 8 3 था ना, 12 छक 72 और कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 114। तो 12 नमा 108, फिर 6 हो जाएगा, तो 6 बटे 12 तो हो जाएगा 0.5। तो हो जाएगा कि CP अगर 100 है तो SP कितना हो रहा है, 169.5। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा 69.5। समझ में आया आपको। मैंने क्या किया कि CP का निकाल लिया, CP 1300 है यहाँ पे, और यहाँ से SP निकल गया मुझे। रुकिए मैं आपको इससे हाईलाइटर से, मैंने क्या किया, यहाँ पर CP निकाला और मैंने क्या किया, यहाँ से SP कोट कर दिया। तो CP अगर 1300 है तो SP ये है, अगर CP 100 होती तो SP क्या होती, इतनी। तो इसका मतलब अगर CP 100 है तो SP 169.5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको 69.5 का प्रॉफिट हो रहा है बेचने पे। तो इसका आंसर 69.5 वाला हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और हो सकता है कि बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे इसको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप थोड़ा सा बैक कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप एक बार मतलब कमेंट कर देंगे, तो मैं अगले जो लेक्चर होगा उसमें इस टाइप की एक और वीडियो ले लूँगा, मतलब वीडियो क्या, एक क्वेश्चन ले लूँगा, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है कि 21.1 मीटर लंबाई और
बेलनाकार प्रिंटिंग ड्रम को 350 पूर्ण चक्कर लगाता है और 4158 मीटर कपड़ा प्रिंट करता है। तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ये कह रहा कि एक बेलन है इस टाइप का, है ना, एक बेलन है इस टाइप का। उसने क्या किया कि वो रोल कर रहा है ऐसे, मतलब रोलिंग कर रहा है। टोटल 350 चक्कर लगाया और इतना मीटर कपड़ा प्रिंट कर दिया इस रोलर से। तो उसकी त्रिज्या निकालनी है कि ये जो रेडियस है यहाँ पे उसकी रेडियस कितनी है। ठीक, देखिए जब भी कोई चीज़ रोल करता है तो इसका सिर्फ बाहरी जो ई एरिया है, दूसरा मतलब मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि जो रोलिंग एरिया है इसका ये वाला रोलिंग एरिया वो क्या है, वो पास पृष्ठ है, मतलब बाहरी सतह है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि 350 पूर्ण चक्कर लगाया है ना, तो क्या लगाया 2πRh, 350 इंटू 2πRh लगाया तो कितना उसने रोल कर लिया 4158 मीटर स्क्वायर, है ना। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 350 गुणे 2 इंटू 22/7 इंटू आर निकालना, लंबाई कितना है, अब लंबाई है 21/10 मीटर बराबर 4158। इसको काटूँ तो ये जीरो से ये जीरो खत्म और चेंज कर देता हूँ कलर, 7 पंचे 35 और क्या कर सकता हूँ, अगर मैं काटूँ 11 से, 11 दूना 22, 11 तिया 33 और 8 5, 11 से 70 नहीं कटेगा, 11 से नहीं कैसे कटेगा, कितना कटना चाहिए, गलत तो नहीं कट रहा भाई, कट ही नहीं रहा कटना सबका है। मैं पहले दूसरे से काटता हूँ, 8 5 13, 13 4 17 1 18, मतलब 3 से कटेगा, 3 7 21 और 33 39, 2 और 5 3 8 24, 3 6 18, 1386 हो गया। अगर इसको 2 से काटूँ, 2 से कटेगा तो 2 छक 12 और 2 9 18, 2 तिया 3 और 2 तिया 6 93, ठीक है। अब कटेगा 11 से, 11 दूना 22, 11 छक 66, 11 तिया 33, 7 3 21, 7 9 63 हो गया। और क्या रहेगा, ठीक है। तो आ रहा है कितना, आर बराबर यहाँ से आर बराबर आ जाएगा, आर बराबर 9/10 मीटर। तो अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुना करेंगे तो 9/10 इंटू 100 सेंटीमीटर, एक जीरो से एक जीरो खत्म तो हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, आई होप के समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान से 14 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योगफल उनकी वर्तमान आयु के योगफल का 2 गुना होगा। यदि ए और बी की ए वर्तमान में 20 से 8 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि ए और बी मैंने ले लिया, बोला कि ए वर्तमान में 20 से 8 वर्ष बड़ा है, तो अगर ए बी का वैल्यू मतलब आयु एक्स मानता हूँ तो ए का कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8। आप क्वेश्चन से करते हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल उनकी आयु के योग 14 वर्ष बाद उनकी आयु के योगफल का 2 गुना होगा, है ना। तो वर्तमान आयु के योगफल कितना हो जाएगा, एक्स और एक्स प्लस 8, तो हो जाएगा एक्स प्लस 8 और प्लस एक्स जो है वो 2 गुना हो जाएगा। कब से, अब से 14 वर्ष बाद। 14 वर्ष बाद तो 14 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8 प्लस 14 और प्लस एक्स प्लस 14। यहाँ से हम सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा कि 2 दूनी 4x, 4x में से 2 एक्स गया तो 2x बराबर 14 और 14 28, 28 और 8 36 और 36 में से 8 गया तो 36 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा 20, है ना। और तो यहाँ से x की वैल्यू कितना निकलेगा 10, x की वैल्यू 10 निकल गया। तो पूछ रहा है कि a की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, तो a की वर्तमान आयु कितना है, x प्लस 8, तो x की वैल्यू 10 निकला तो 10 x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8 बराबर 18। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ग का
क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप किसी षष्ठभुज के परिमाप के बराबर है, तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए इसको करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, ये कोई वर्ग है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर की वैल्यू 9 देखा है, तो यहाँ से एल वैल्यू कितना निकल जाएगा 3, ठीक। बोल रहा है कि इसका परिमाप, तो यहाँ से परिमाप क्या निकलेगा, पेरीमीटर की बात करूँ मैं 4L होता है ना 4L, तो 4 गुने 3 बराबर 12 हो जाएगा परिमाप। तो षष्ठभुज का परिमाप क्या हो जाएगा 6 गुने L बराबर 12, क्योंकि इसका परिमाप जो है वह षष्ठभुज के परिमाप के बराबर है, तो यहाँ से L नहीं, मैं कुछ और मान लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि दोनों L मानूंगा तो ठीक नहीं लगेगा। तो षष्ठभुज का परिमाप 6 गुने A मान लेता हूँ, उसका A भुजा है षष्ठभुज का, तो 6A बराबर कितना है 12, यहाँ से A की वैल्यू कितना निकलेगा 2। तो मुझे निकालना है षष्ठभुज के क्षेत्रफल। षष्ठभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, षष्ठभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब A स्क्वायर। मैंने क्या किया, षष्ठभुज के क्षेत्रफल जो होता है वो होता है कि 6 इंटू समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, है ना, क्योंकि एक षष्ठभुज में 6 समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं, है ना। तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको, 1 2 3 4 इस टाइप का 6 बनते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं एक मतलब षष्ठभुज में, तो आप इसको 6 इंटू समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल याद रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से मैं कर दूंगा गुना 6 इंटू √3/4 इंटू A स्क्वायर क्या होगा, A 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 खत्म, तो 6√3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उसी भरी हुई टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखिए बोला है कि एक टंकी है जो वो पॉजिटिव भरता है, दूसरा टंकी जो है वो निकालता है ना, तो नेगेटिव है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल टंकी का आयतन ले लूँगा कितना हो सकता है, तो मैं इन दोनों का क्या करूँगा 20 और 45 का एलसीएम लूँगा, है ना, 20-45 का एलसीएम लूँगा। तो 20-45 का एलसीएम जब लूँगा कितना हो जाएगा 45 180। इसका मतलब ये हुआ कि 180 हुआ, तो 180 बटा अगर 20 अगर डेज निकालना है आपको, मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, है ना, सॉरी टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, या इफिशियंसी निकालनी है तो टोटल वर्क बटे डेज। तो अगर मुझे इफिशियंसी निकालनी है यहाँ पे कितनी होगी इफिशियंसी पहले वाली टंकी पहले वाली पाइप की, तो हो जाएगा 180 बटा 20 तो हो जाएगा 9, और दूसरी वाली पाइप की कितनी हो जाएगी 180 बटा 45 तो 4। तो सेकेंड वाली जो है वो खाली कर रही है, फर्स्ट वाली भर रही है। तो मुझे बताना है कि दोनों टंकी को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1/4 कितना देर भरेगा, तो 180 का 1/4 कितना हो जाएगा 45, मतलब पूछा है कि 45 यूनिट कितना देर में भरेगा जब ये दोनों वर्क करेंगे। देखिए तो पहला जो है 9 प्लस भरता है और दूसरा -4 खाली कर देता है। मैंने माना कि टी टाइम तक काम किया तो ये 45 यूनिट भर दिया, तो 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 5, 5 टी बराबर 45, तो यहाँ से टी कितना हो जाएगा 9, टी बराबर तो 9, तो 9 मिनट में जो क्या करता है ये 1/4 भर देंगे दोनों साथ में चलेंगे तो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ कि जगह कम है यहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि स्टेशन पी और क्यू से चलने वाली दो ट्रेन की लंबाइयों का अनुपात 3:2 है, जब वे विविध दिशाओं में चलते हैं तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हैं और वे एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर लेते हैं। तो स्टेशन पी से चलने वाली ट्रेन एक पुल को पार करने में 90 सेकंड में पार कर पाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपको पता है कि जब भी ट्रेन विविध दिशा में चलती है तो उसमें क्या होता है उसका जो ये स्पीड है वो जुड़ जाता है, और जब सेम दिशा में चलता है तो उसका रिलेटिव स्पीड जो होता है उसका दोनों का डिफरेंस हो जाता है, ठीक। तो बोल रहे हैं कि वो 30 सेकंड तक चलते हैं। तो मैं आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो मैं अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस कौन से टेबल कर रहे हैं 3 यूनिट और 2 यूनिट जो उसकी ट्रेन की लंबाई है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ 3x और 2x, है ना। तो टोटल 5x डिस्टेंस तय कर रहे हैं कितने टाइम में, तो 54 किलोमीटर और 30 सेकंड में तैयार कर रहे हैं। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 54 और 72 कितना हो जाएगा 7 2 4 2 6
7 5 12 126 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 चेंज करेंगे, क्योंकि जो दे रखा है टाइम मुझे सेकंड में दे रखा है ना। और ये हो गया स्पीड, और स्पीड में टाइम से गुना होगा 30 से। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 3 18 और 6 5 30, इसको काटूंगा फिर से, 3 चौका 12 और 3 दूना 6 42, और इस 5 से ये 5 खत्म, तो 1 से बड़ा क्या हो जाएगा, 4 पंचे 5 गुना 10, 4 पंचे 20 और 21, मतलब 210 मीटर हो गया लंबाई। x का वैल्यू निकला। तो पूछ रहा है कि स्टेशन P से चलने वाली ट्रेन, मतलब पहली ट्रेन जिसकी लंबाई जो है कितना है, 3 यूनिट है। तो x की वैल्यू मुझे निकला 210, तो यहाँ से मैं 3x की वैल्यू कितना निकालूंगा, 630, 210 गुना 3 बराबर 630। और मैं मान लेता हूँ कि पुल की जो लंबाई है 1 k है, ठीक है। तो 630 प्लस k मीटर की दूरी, ये दूरी तय करनी है किस स्पीड से, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो 54 गुने 5/18 और कितना सेकंड लगता है, 90 सेकंड लगता है। तो गुने 90 यहाँ से करेंगे तो 18 पंचे 90 और 5, अगर इसको करूँ तो 630 प्लस के और 54 पंचे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 50 25 2 27 गुने 5 27 पंचे 135 1350। तो के बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, 0 2 और 7। इसका मतलब हुआ कि जो पुल की लंबाई है वो 720 मीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें बहुलक निकालना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो ये नहीं कि आप इसमें ढूंढने लग जाओगे कौन कितने बड़ा है, आपको ऑप्शन पर ध्यान देनी है और आपको ऑप्शन से यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे 44 दे रखा है पहला ऑप्शन, तो मैं देख लूँगा कि 44 कितने बड़ा है, तो 1 2 3 बार, है ना। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है ना, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो 44 3 बार हुआ है। 55 कितने बार हुआ, 55 1 2 3, 55 में 3 ही बार है। 2 मिनट, तो कैसे दे दिया आंसर, 1 है 55, 2 है, 3 है भाई, दोनों 3 बार है। और 45 कितने बार है, 1 2, ये तो 2 ही बार है। चलो 54 कितने बार है, 1 2, ये भी 2 बार है भाई। लेकिन ये क्वेश्चन इसमें 44 भी 2 बार है, 3 बार है, 55 में 3 बार है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा डाउटफुल और इस पर मतलब ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। इसको लास्ट में मार्क्स टू होल्ड कर देंगे। जैसे आप मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जैसे आपको ऑप्शन दिए जाए ना, तो अब ऑप्शन से टिक कर लो। जैसे कि इसमें अगर 55 4 बार आ जाता तो या ये 45 4 बार आ जाता, तो मुझे क्या करना है कि ये नहीं कि सबको देखना है कि कौन कितना बड़ा है। ऑप्शन में जो दे रखा है उसको सिर्फ देखना है कि ये जो नंबर ऑप्शन में दे रखी है वो कितनी बार आई है, ठीक है, वहाँ से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेशन का, आपको खुद करनी है। मुझे लगता है थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्योंकि लास्ट में माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो मुझे लगता है जो टाइपिंग मिसप्रिंट हुआ, तो इसको छोड़ देंगे। बाकी क्वेश्चन कैसा लगा तो वो आप बताएंगे। चलिए, और बने रहे इसके लिए धन्यवाद। और कोई दोस्त आपका पढ़ रहा है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल पर जो भी पुराने वीडियो पड़े हुए हैं तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और कोई फीडबैक भी हो तो आप दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे।